का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। एक बार फिर दिन की सबसे बड़ी खबरें अदानी समूह से। एक नहीं, दो नहीं, एक दर्जन ऐसी खबरें हैं देश से, विदेश से, शेयर बाजार से, डेट मार्केट से, शेयरों से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, बैंकों से जुड़ी, सरकार से जुड़ी ऐसी खबरें, रेटिंग एजेंसियों से जुड़ी ऐसी खबरें जो समूह पर असर डालेंगी, समूह के आगे के कारोबार पर असर डालेंगी। हर खबर का विश्लेषण करेंगे हम अंशुमान जी के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि अदानी समूह के अलावा और कौन सी खबरें हैं जो मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत हम करेंगे, सरकार ने बंद की 232 मोबाइल एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन बंद हुई हैं, क्यों बंद हुई हैं, इसकी पड़ताल। म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग कंपनियों पर सेबी का डंडा, क्या शक है सेबी को, यह जानेंगे। पेटीएम कैसे आ गई मुनाफे में, सरकार बनेगी वोडाफोन आइडिया की मालिक। क्या अदानी समूह से सरकार बना रही दूरी, और क्या है कर्ज को लेकर अदानी समूह की सबसे बड़ी मुश्किल। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल में हम डिस्कस करेंगे। पहली खबर मोबाइल ऐप से जुड़ी। सट्टेबाजी, जुआ खेलने के लिए प्रेरित करने वाली, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाली और गैर कानूनी तरीके से कर्ज देने वाली मोबाइल ऐप पर सरकार ने सख्ती की है। केंद्र सरकार ने ऐसी 232 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध का सामना करने वाले सभी मोबाइल ऐप्स कहीं ना कहीं चीन से संबंधित थे। इन सभी मोबाइल एप्लीकेशन को तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए गृह मंत्रालय ने आईटी मंत्रालय को लिखा था। क्या सर, आरबीआई के प्रतिबंध के बावजूद, सख्ती के बावजूद भी वो कर्ज दिए जा रहे थे, डिजिटल लोन? हाँ, मनी सेंट्रल के संस्करण में आपका स्वागत है। और आज का समूह, जैसा शुभम ने बताया कि आज का पूरा एपिसोड अडानी समूह की खबरों पर केंद्रित है। और कई सारी ऐसी जानकारियां जो शायद आपके पास नहीं होंगी, उन्हें आपको हम देने की कोशिश करेंगे कि आखिर शेयर बाजार में क्या हो रहा है, बॉन्ड बाजार में क्या हो रहा है, और अडानी समूह को लेकर सरकार और नियामकों की दुविधाएं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, और उनसे उबरने की कोशिश में अडानी समूह किस तरह से लगा हुआ है, मैं जानने की कोशिश करेंगे। एक लंबा सिलसिला है 10-11 घटनाक्रमों का जो शुक्रवार से शुरू हुए हैं और आज तक हमारे पास आए हैं। लेकिन उससे सबसे पहले ये महत्वपूर्ण खबर चाइनीज ऐप के बैन की। इस सूचना में एक सबसे बड़ा आश्चर्य शुभम यह है, जो सवाल आपने पूछा, कि रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त 2022 को एक बड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया था डिजिटल लेंडिंग के लिए। इससे पहले रिजर्व बैंक ने भारत में सारे चाइनीज लोन ऐप्स को बैन कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी नियामकों की नाक के नीचे या नियामकों की निगाहों से बचकर भारत में कई सारे ऐसे मोबाइल लेंडिंग ऐप अभी भी काम कर रहे हैं जो 10,000 रुपए और उससे छोटी राशि के कर्ज दे रहे हैं। और इस बात को पता चलने के बाद उन पर स्पेसिफिकली प्रतिबंध लगाया गया है, उन पर क्रैकडाउन भी किया गया है। और इधर गैम्बलिंग को लेकर तरह तरह से गैम्बलिंग को और जुए जैसे गेम्स को प्रमोट करने वाले ऐप्स भी हैं, इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखना ज़रूरी है कि सरकार ने इस बार के बजट में गैम्बलिंग को लेकर या गेमिंग को लेकर कानून में बदलाव भी किया है। उस कानून में बदलाव के जरिए आपकी जो कमाई है उसके ऊपर सबसे ऊंची दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी किया है। लेकिन फिलहाल इतनी एजेंसियों की इतनी सख्ती के बाद भी चीन के जो घातक लोन ऐप्स हैं उनका कारोबार बंद नहीं हो रहा है। और ये ऐप अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ऐप सारे सिस्टम में सबको पता है, वो मोबाइल के ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध हैं, वो आपके मोबाइल पर स्टोर हैं। और कई सारे स्टेक होल्डर्स जो इस काम में शामिल हैं, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां हो, चाहे वो आपकी मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम लगाने वाली कंपनी गूगल हो, या आपका मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी हो, सबको ये पता है। फिर भी ये रुक क्यों नहीं पा रहा है, ये आश्चर्य की बात है। बिल्कुल, और अगर ये ऐप्स आपके मोबाइल में है तो निश्चित तौर पर आपका डेटा भी चोरी हो रहा है। अगली खबर, म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग कंपनियों में फ्रंट रनिंग के मामले से निपटने के लिए शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी बड़े कदम उठा सकता है। इस तरीके के मामलों से निपटने के लिए सेबी हाई अलर्ट मोड में आ चुका है। फ्रंट रनिंग की शिकायतों को देखते हुए सेबी के अधिकारियों ने फंड हाउसेस के दफ्तरों में छापेमारी शुरू कर दी है और फंड हाउसेस के वरिष्ठ अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। सर, क्या शक है सेबी को?
फ्रंट रनिंग होती क्या है समझना हमारे लिए जरूरी है, और इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है, म्यूचुअल फंड के अधिकारी शामिल हैं, ये जानना और भी ज्यादा चिंता की बात है। और सेबी भी अब लगभग बाकी एजेंसियों की तरह छापामारी और सख्ती के मूड में आ गया है। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि कोई म्यूचुअल फंड का मैनेजर या म्यूचुअल फंड को चलाने वाला कोई व्यक्ति या कोई निवेशक या कोई ब्रोकर ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनता के बीच में उपलब्ध नहीं है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, उनका इस्तेमाल करके कोई शेयर में कोई सौदे खरीदने और बेचने के करता है। और ये मार्केट मैनिपुलेशन या बाजार में धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है फ्रंट रनिंग को सेबी के नियमों के हिसाब से, और ये सेबी का जो कानून है उसका उल्लंघन है। किस्सा शुरू हुआ था, आपको याद होगा, एक्सिस म्यूचुअल फंड के मामले से। एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक फंड मैनेजर ने के कामकाज में काफ़ी सारी अनियमितताएं पाई गई थी। ये पाया गया था कि इस मैनेजर ने तमाम सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन की सूचना लेकर म्यूचुअल फंड के पैसे से, म्यूचुअल फंड के निवेश से अपने फायदे के लिए निवेश किया था। और अब सेबी ने इसमें कई सारे म्यूचुअल फंड और कई जगह छापेमारी शुरू की है। ये काम भी महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है कि व्यक्तिगत रूप से निवेशक जब ऐसा करते हैं तो ये माना जा सकता है कि ट्रेडर के लेवल पर यह काम हो रहा है, पर भारत में सेबी की नाक के नीचे म्यूचुअल फंड के स्तर से भी फ्रंट रनिंग हो रही है। यानी जो सूचनाएं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं, उनका इस्तेमाल करके बाजार में शेयरों की कीमत को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि सेबी हमें बताए कि किन किन म्यूचुअल फंड्स में छापे मारे गए थे और कहां-कहां ये हुआ, क्योंकि निवेशकों को ये जानकारी होनी चाहिए। सोमवार के कारोबार में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर में अच्छी खरीदारी दिखी। शेयर में 7% का उछाल दर्ज किया गया। वजह थी कंपनी की ओर से जारी तिमाही नतीजे जो उम्मीद से बेहतर रहे। दिसंबर तिमाही में पेटीएम ने अपना पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी की ओर से यह मुनाफा गाइडेंस से 3 महीने पहले ही दर्ज किया गया। गाइडेंस का मतलब कि जब अनुमान था कि कंपनी 3 तिमाही के बाद प्रॉफिट में आ पाएगी, वो 3 तिमाही पहले ही प्रॉफिट में आ गई। यही वजह थी आज शेयर बाजार में शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कंपनी के ऊपर खर्चों को घटाकर मुनाफे में आने का दबाव था। पिछले महीने अलीबाबा ने कंपनी से अपनी कुछ हिस्सेदारी 7% डिस्काउंट पर बेच दी थी। ऐसे ही कुछ घटनाक्रम की वजह से बीते 6 महीने में कंपनी का शेयर 35% तक टूट चुका है। सर, क्या पेटीएम को लेकर अब बाजार का नजरिया बदलेगा? नजरिया तो नहीं बदला, लेकिन पेटीएम के कामकाज में जो बदलाव आए, जो दिखाई दिए, उसकी वजह समझना जरूरी है। पहली चीज़ तो कि पेटीएम का जो ऑपरेटिंग मार्जिन बेहतर हुआ, उसमें बाजार में जो कर्ज की मांग थी, उसमें जो हाई मार्जिन वाले कर्ज थे, पेटीएम ने उस कारोबार को तेजी से बढ़ाया। तो पेटीएम के जो ज़्यादा मार्जिन वाले कर्ज थे, उनसे जो राजस्व आया, उसने पेटीएम का घाटा कम करने में मदद की। इसके अलावा मर्चेंट्स के बीच में सब्सक्रिप्शन बढ़ाने पर भी पेटीएम ने काम किया। यानी अब पेटीएम के पास ज़्यादा लोग हैं और वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पेटीएम का अपने कारोबार के लिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो शुभम ने आपको बताई कि खर्चे घटाने का दबाव था। पेटीएम ने अपने पेमेंट प्रोसेसिंग के और प्रमोशनल और प्रचार के खर्चों में कमी की, जिसके कारण पेटीएम की स्थिति समय से थोड़ा पहले ऑपरेटिंग मार्जिन के मामले में सुधरती दिखाई दी। हालांकि पेटीएम अभी घाटे में है। बोफा सिक्योरिटीज़ ने अपना नज़रिया नहीं बदला है, स्टेबल रखा है। गोल्डमैन सैक्स का भी कहना है कि राजस्व का आकलन अभी स्थिर होने की ज़रूरत है, लेकिन लंबे समय के बाद पेटीएम को लेकर बाजार में थोड़ी सी उम्मीद भी बनती दिखाई दी है, क्योंकि अगर कंपनी अगले 2-3 महीनों में अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बेटर कर सकी तो शायद पेटीएम के नतीजे हमें थोड़े समय बाद बेहतर दिखाई दे सकते हैं। सर, पिछले हफ्ते पतंजलि के शेयर में भी गिरावट दिखाई दी थी। आज हालांकि भले तेजी है 4% करीब। क्या इसकी भी पीछे जो वजह थी वो रिजल्ट ही थे? पतंजलि के स्टॉक में तेज गिरावट आई, मतलब करीब 25% पतंजलि का स्टॉक अगर हम देखें शुभम, तो 7 दिनों में 25% के आसपास पतंजलि का स्टॉक टूट गया। पतंजलि के स्टॉक में 2 बड़े घटनाक्रम दिखाई दिए और लोगों ने इसको अडानी समूह की गिरावट के साथ समझने की कोशिश की। कंपनी के स्टॉक में गिरावट की 2 महत्वपूर्ण वजह थी। पहली चीज़ तो ये कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आधा रह गया। हालांकि मुनाफा बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में तेज गिरावट आई पतंजलि के स्टॉक्स में। ग्रामीण इलाकों से जो मांग आने वाली थी वो नहीं दिखाई दी। हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको बता रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी से भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग नहीं आ रही, और पतंजलि के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बाजार से आने वाली मांग जरूरी थी। उसकी वजह से मार्जिन में गिरावट आई। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि सरकार ने पिछले इस साल के बजट के बाद जो टैरिफ कोटा रेट के अंदर सोयाबीन ऑयल के इंपोर्ट की अधिसूचना थी उसको 31 मार्च तक सीमित कर दिया। यानी इसके बाद ये सुविधा नहीं मिलेगी। ये माना जा रहा है कि पतंजलि, जिसके कि टोटल कारोबार में अगर हम ध्यान से देखें, आंकड़े देखें, तो जो अभी पतंजलि क्योंकि रुचि सोया के साथ है, सबसे बड़ा पोर्शन कंपनी के रेवेन्यू में एडिबल ऑयल का है।
खाने वाले तेल का है। और इस फैसले का असर पतंजलि के स्टॉक के सेंटीमेंट पर दिखाई दिया और इसमें गिरावट हुई। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़, जो चीज़ शायद इन रिजल्ट्स के बीच में निकल कर नहीं आई, कि पतंजलि को दिसंबर तक सेबी के नियमों के मुताबिक अपनी 25% हिस्सेदारी लोगों को, आम जनता को देनी थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि पतंजलि ने वो समय सीमा निकल गई और पतंजलि ने सेबी से इसके लिए और भी अधिक समय मांगा है इसे करने के लिए। 3 ऐसे घटनाक्रम थे जिससे पतंजलि फूड्स के स्टॉक में हमें तेज गिरावट दिखाई दी। आज हमें थोड़ी सी रिकवरी पतंजलि के शेयर में दिखी है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया से जुड़ी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को कर्ज के बदले इक्विटी में बदलने की सरकार इस पर सहमत हो गई है कि उसके कर्ज को इक्विटी में बदल दिया जाएगा। पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया कि सरकार ने उन्हें 16,133 करोड़ रुपए के शेयरों को इक्विटी में बदलने के लिए कहा है। इस प्रक्रिया के बाद वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में सरकार का हिस्सा 33% तक पहुंच जाएगा। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आदित्य बिरला समूह की तरफ से कंपनी में निवेश का भरोसा दिया गया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से कर्ज के बदले इक्विटी लेने का फैसला किया गया। सर, पहला सवाल ये कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसके बाद वो खबरों के लिहाज से अडानी समूह के बाद दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी खबर अगर भारतीय बाजार से आई, और आज संयोग से सारी खबरें कंपनियों से जुड़ी हुई, कॉर्पोरेट से, क्योंकि बजट आने के बाद नीतिगत खबरों का माहौल थोड़ा ठंडा पड़ता है और अब अचानक शेयर बाजार से उसके आसपास से बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। और वोडाफोन आइडिया में सरकार के फैसले में हमें एक अंतर्विरोध दिखाई दिया। अभी 2 महीने पहले तक, बल्कि 2 महीने क्या, कुछ हफ्ते पहले तक की बात है शुभम, कि संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ये कहते हुए अखबारों में रिपोर्ट किए गए थे अलग अलग मंचों से कि वोडाफोन आइडिया में सरकार इक्विटी इन्फ्यूजन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी तरफ से कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है। लेकिन अचानक एक माहौल बदला और सप्ताह के अंत में सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से घोषणा आई कि 16,000 करोड़ रुपए की जो ड्यूज हैं वोडाफोन के ऊपर, जो कि उसे ड्यूज जो स्पेक्ट्रम के फीस के तौर पर उसे सरकार को चुकाने, उसके ब्याज के तौर पर वो 16,000 करोड़ रुपए उसको लेकर कंपनी की वो बकायेदारी इक्विटी में बदल दी जाएगी। और इस हिसाब से भारत की सरकार, जो कि अपनी सरकारी कंपनियां बेच रही है, वो एक निजी कंपनी में 33% की हिस्सेदार हो जाएगी। ये अनोखा काम था हालांकि, लेकिन इसको लेकर जो सरकार के भीतर हिचक थी वो कंपनी की तरफ से निवेश को लेकर ना आने को लेकर थी। तो कंपनी की तरफ से तो अभी तक कोई निवेश नहीं आया। आज तक भी जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वोडाफोन आइडिया के प्रबंधन ने किसी बड़े कैपिटल इन्फ्यूजन की, इक्विटी इन्फ्यूजन की, कंपनी में अपनी तरफ से पैसा डालने की बात नहीं कही। लेकिन सरकार ने कंपनी को अपनी तरफ से ये बेल आउट दिया है, ये मदद दी, और ये बड़ा बेल आउट है। भारत के ताजा इतिहास में उदारीकरण के बाद इस तरीके के बेल आउट सरकार की तरफ से किसी निजी कंपनी को नहीं दिए गए हैं। सरकार का तर्क यह था कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद मिलेगी। यानी सरकार स्वीकार कर रही कि भारतीय बाजार में आमतौर पर डुओपोली हो चुकी है। भारतीय टेलीकॉम बाजार में 2 कंपनियां हैं जिनके पास अधिकांश बाजार बना हुआ है, और तीसरी कंपनी को खड़ा रखने के लिए वो वोडाफोन को अपनी तरफ से ये मदद देने जा रही है। ये उसकी प्रमुख वजह थी। सर, सबसे बड़ी उलझन क्या है इस डील की? अब सबसे बड़ी उलझन है वोडाफोन के शेयर का प्राइस। वोडाफोन के शेयर का प्राइस 10 रुपए से भी नीचे है। अब सरकार के बीच इस सवाल का जवाब अभी सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से नहीं आया, पर शेयर बाजार में इस बात की चर्चा है और सरकार की तरफ से संकेत भी कुछ इस तरीके के दिए गए कि क्या गवर्नमेंट वोडाफोन की स्टेक को 10 रुपए से नीचे भी खरीदेगी या बिलो पार खरीदेगी, क्योंकि 8 रुपए आज की कीमत 8 रुपए 26 पैसे के आसपास आज स्टॉक मार्केट में वोडाफोन का शेयर है। सरकार की तरफ से 20% की तेजी। हाँ 20% की तेजी, लेकिन फिर भी बिलो पार है शेयर, 10 रुपए से नीचे, मतलब उसका जो मूल्य, अंकित मूल्य, उससे नीचे है। सरकार की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि वोडाफोन के स्टॉक के इक्विटी का कन्वर्जन बिलो पार नहीं होगा, यानी 10 रुपए से नीचे नहीं होगा। अभी एक दुविधा की बात है, सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना होगा कि कंपनी का स्टॉक तो अभी फिलहाल 10 रुपए की तरफ जाता नहीं दिख रहा है। तो ये कन्वर्जन कैसे काम करेगा, इसकी शर्तें क्या होंगी। लेकिन सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया, 2 चीजें कही गई कि सरकार का ये अधिग्रहण या इक्विटी का अधिग्रहण लगभग वैसा ही होगा जैसे उसने आईटीसी या बाकी कंपनियों में ले रखा है। एक दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि वो कंपनी की बोर्ड में शामिल नहीं होगी। 33% की हिस्सेदारी के बाद भी सरकार कंपनी के बोर्ड में दखल नहीं करेगी और वोडाफोन के कामकाज को चलाने में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसकी तरफ से कहा गया। तो ये दुविधा ये कि किस कीमत पर इक्विटी का कन्वर्जन किया जाएगा, बिलो पार कन्वर्जन होगा या कम से कम 10 रुपए की कीमत पर होगा। सर, अब इस इक्विटी कन्वर्जन के बाद मान लीजिए ये तो हो ही गया, इसके बाद कंपनी खड़ी हो पाएगी?
ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लगभग एक ऐसी हेल्पलाइन है जिस हेल्पलाइन से वोडाफोन को कुछ तात्कालिक तौर पर नहीं मिलना है। शुभम, अगर आप ध्यान से देखें वोडाफोन के नंबर्स को और प्रिंट्स को देखें, अगर हम वोडाफोन की ज़रूरतों को देखें, तो कंपनी को तात्कालिक तौर पर मजबूत तौर पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस पूरे ट्रांजैक्शन से वोडाफोन का केवल बकाया चुकाने का दर्द तो मिट जाएगा, पर वोडाफोन में कोई नई इक्विटी नहीं आएगी। वोडाफोन को अभी इस समय अपना कर्ज चुकाने के लिए समय पर नई इक्विटी चाहिए, अपने नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वोडाफोन के ग्राहक उसे छोड़कर भाग रहे हैं, और वहां पर इस वजह से वोडाफोन की इस पूरे घटनाक्रम से वोडाफोन के कारोबार में, कामकाज में कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिखाई दे रहा। वोडाफोन के ऊपर काफ़ी भारी कर्ज भी है, और उसे 5G की प्रतिस्पर्धा जो आमतौर पर बाजार में शुरू हो चुकी है, ज़्यादातर बड़े शहरों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, वहाँ पर अपनी सर्विस लॉन्च करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि वोडाफोन को 5,300 करोड़ रुपए तो अभी टावर के किराए के तौर पर इंडस को चुकाने हैं, वो भी पूंजी से नहीं आएगी। और इसलिए वोडाफोन को लेकर लगातार जो हम मार्केट में देख रहे हैं, ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनका आउटलुक अभी या तो रिड्यूस का है, बियरिश का है, या सेल का है, या न्यूट्रल का है, अंडर परफॉर्मेंस का है। दूसरी एक और चीज़ महत्वपूर्ण वोडाफोन के मामले में आने वाले समय में देखने वाली होगी कि क्या इस इक्विटी कन्वर्जन के साथ वोडाफोन को बैंक थोड़ी राहत देंगे, रियायत देंगे, क्योंकि सरकार का हिस्सा आ जाने के बाद वोडाफोन के बकाये को वसूलने की प्रक्रिया में थोड़ा सुधार किया जाए, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन को शायद थोड़ी मदद मिलेगी, पर वोडाफोन के रेवेन्यूज़, उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कैश फ्लो है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा में खड़ी रह सके। चलिए अब दिन की सबसे बड़ी खबर। अदानी समूह से जुड़ी खबरों के लिहाज से आज एक बार फिर बड़ा दिन है। संसद आज भी नहीं चली। मांग है कि जेपीसी बनाकर जांच हो। विपक्ष का कहना है इससे पहले कोई मुद्दा सदन में उठने नहीं देंगे। दूसरी तरफ शेयर बाजार और डेट मार्केट दोनों में खासी उथल पुथल रही। करीब 5 कंपनियों में आज भी लोअर सर्किट लगा, जबकि अदानी पोर्ट का शेयर करीब 9.5-10% तक चढ़ गया। डेट मार्केट की बात करें तो एक और विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अदानी समूह को बॉन्ड के बदले कर्ज देना बंद कर दिया। खबर यह भी है कि कंपनी ने बॉन्ड बाजार के हालात को देखते हुए अपने 1,000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने से रोक दिए हैं। अगली खबर रेटिंग एजेंसियों से जुड़ी थी। यहां S&P ने अदानी समूह की 2 कंपनियों अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी का आउटलुक घटाकर नेगेटिव कर दिया। कंपनियों के लिए गवर्नेंस और फंडिंग की चुनौती का हवाला देते हुए S&P ने यह कदम उठाया है। इस बीच मूडीज का यह कहना है कि कंपनी को आने वाले दिनों में कर्ज जुटाने में मुश्किलें आएंगी, जिससे इनका कैपेक्स जो है, आगे की जो परियोजना है, उन पर असर पड़ सकता है। कुछ और खबरें थीं। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम यानी MVVNL ने स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए अदानी ग्रुप की बोली को निरस्त कर दिया। 75 लाख स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए अदानी समूह ने सबसे कम 5400 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इधर अदानी ग्रुप के सामने पैदा हुए संकट को लेकर पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मामले पर रेगुलेटर सभी जरूरी कदम उठाएंगे। ग्रुप में बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है और अदानी समूह के घटनाक्रम से देश की छवि को किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। यह सरकार का हिस्सा हो गया। खबर एक जरूरी यह भी है कि इस हफ्ते अदानी समूह की कंपनियों के तिमाही नतीजे घोषित होने हैं। आने वाले दिनों में शेयर कैसे ट्रेड करेंगे, इसका कुछ हिस्सा यहां से भी पकड़ा जाएगा। एक खबर यह है कि बैंकों की तरफ से जो अदानी समूह को कुल मंजूर कर्ज था, उसका कुछ हिस्सा भी अदानी समूह ने इस्तेमाल नहीं किया है। बैंक उस पैसे के इस्तेमाल की इजाज़त अदानी समूह को देंगे, उससे उसको नहीं रोकेंगे। कुल 9 अरब डॉलर का कर्ज लिया हुआ है अदानी समूह ने बैंकों से। इसमें से 1.5 अरब डॉलर का कर्ज अभी ऐसा है जो बैंकों के पास पड़ा हुआ है। जब हम ये शो रिकॉर्ड करने आ रहे थे, इससे कुछ ही देर पहले एक खबर और आई। खबर ये आई कि अदानी समूह अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने के लिए करीब 11 करोड़ डॉलर का भुगतान करेंगे। जो शेयर उन्होंने गिरवी रखे थे, जिसके बदले बैंकों से कर्ज लिया था, अब वो इसको छुड़ाने जा रहे हैं। तो चलिए अब यहीं से हर खबर की परत खोलनी शुरू करते हैं। सर, पहली खबर यही कि गिरवी रखे शेयरों से जो कर्ज लिया था उसको छुड़ा क्यों रहे हैं?
अडानी समूह में अब दो तरीके की पैरेलल समानांतर मुश्किलें चल रही हैं और उन दोनों मुश्किलों के कई सिरे हैं जिन्हें हम आज समझने की और पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें सरकार का दूरी बनाना अब स्वाभाविक है जो हमें दिखाई देता है। एक तरफ है अडानी समूह के स्टॉक्स, जिनमें 5 से 6 स्टॉक आज भी लोअर सर्किट पर फंसे हुए हैं, बाकी स्टॉक्स में थोड़ी हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। स्टॉक्स पर हम कंपनी के नतीजों की संभावनाओं के संदर्भ में वाले सेक्शन में बात करेंगे। और दूसरी तरफ है कंपनी का कर्ज। अब यहाँ इस बीच में अडानी समूह ने 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के जो अपने कर्ज थे, जो शेयरों के बदले लिए गए थे, उसे चुकाने के फैसले की घोषणा की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के स्टॉक्स के अगेंस्ट जो कर्ज दिया गया था, वो जिस कीमत पर था, वो स्टॉक ही अब घटकर लोअर सर्किट पर आ लगा है। और इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि जो भी स्टॉक के अगेंस्ट लेंडिंग करने वाले लोग हैं, इनमें शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी थे, डोमेस्टिक बैंक भी थे, NBFCs भी थे, उनका ये दबाव होना स्वाभाविक था कि ये कर्ज वापस चुकाया जाए, क्योंकि जो गिरवी रखा गया माल था उसकी कीमत कर्ज से के मुकाबले बेहद बुरी तरह टूट चुकी है। शेयर बाजार में ये बड़ी कंपनियों की आमतौर पर यह प्रक्रिया रहती है कि वो अपने स्टॉक्स को एक किस्म की मॉर्टगेज एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए कर्ज लेते हैं। अडानी समूह के शेयरों की साख के डामाडोल होने के बाद जिन लोगों ने भी अडानी समूह को शेयरों के बदले कर्ज दिया था, उनकी तरफ से स्वाभाविक रूप से कहा जाना था कि इस कर्ज को निकाला जाए और वापस किया जाए। इसलिए अडानी समूह ने एकदम अचानक सक्रियता दिखाते हुए कम से कम बाजार में अपनी साख को बचाने के लिए, शेयर बाजार में अपनी साख को बचाने के लिए 30 से 45 दिन में इस सारे डेट एक्सपोजर को शून्य करने का फैसला किया है। यहां आप ये बात समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आमतौर पर शेयर बाजारों में ये प्रक्रिया देखी जाती है और इस पर तमाम चर्चाएं आने वाले समय में होंगी कि कंपनियां अपने स्टॉक्स की कीमत बढ़ाती हैं, एक लेवल तक ले जाती हैं और फिर उन्हें बैंकों को दिखाकर उस पर कर्ज लेती हैं। ये वो एक दरार है जो दरार अडानी समूह में शेयरों में गिरावट के बाद खुली थी और इसे भरने की कोशिश समूह की तरफ से की जा रही थी। तो ये थी आज की तात्कालिक बड़ी खबर, पर खबरें इसके साथ और भी हैं अडानी समूह में, जिस पर हम आगे चलते हैं। सर, अब दूसरी बड़ी खबर जो आपने सरकार का जिक्र किया, सरकार की तरफ से सीधा बयान दिया गया, जो रेगुलेटर हैं कार्यवाही करेंगे, देश की छवि का कंपनी की छवि से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? क्या सरकार वाकई दूरी बनाती दिख रही है समूह से? सरकार के नजरिए से 3 महत्वपूर्ण खबरें आई जिससे आप कुछ चीजें समझ सकते हैं, कुछ संदर्भ ले सकते हैं। पहली खबर ये कि भारत के, जैसे हमने पिछले सप्ताह कहा था कि जिस तरह से संकट अडानी समूह पर दिख रहा है, कर्ज का संकट जितना बड़ा दिख रहा है, स्टॉक मार्केट में साख का संकट जितना दिख रहा है, उसमें स्वाभाविक सी बात है कि नियामकों को आगे आकर खुलकर कुछ कहना पड़ेगा और सरकार को स्पष्ट रूप से अपना नजरिया सामने लाना पड़ेगा। वित्त मंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि अडानी समूह बाजार को रेगुलेट करने के लिए हमारे रेगुलेटर स्टोज पर हैं और भारत की साख को पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यानी सरकार ने एक तरह से रेगुलेटर्स को धीमे से ये कहा कि चीज़ें जो सामने स्पष्ट रूप से जांच के लिए की जानी है, उन पर जांच की जानी चाहिए, सामने लाना चाहिए। तो सरकार ने अडानी समूह के पूरे मामले को डिफेंड नहीं किया। अडानी समूह के भीतर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बचाव सरकार की तरफ से नहीं किया गया। स्पष्ट रूप से कम आप बयान का जो हिस्सा शुक्रवार तक हमारे पास था, उस हिसाब से सरकार ने अडानी समूह में क्या चल रहा है इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, पर यह भी नहीं कहा कि अडानी समूह में जो है वो सब कुछ पाक साफ या साफ सुथरा है, सुथरा यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तौर पर। और ये कहा कि ये काम नियामकों को देखना है, कंपनियों के भीतर की बात। तो एक तो चीज ये समझना जरूरी है। दूसरे 2 और बड़े पर समानांतर घटनाक्रम थे जहां सरकार का सीधा दखल महत्वपूर्ण था। एक खबर आपको शुभम ने बताई कि उत्तर प्रदेश के बिजली कारपोरेशन ने, पावर कारपोरेशन ने उस टेंडर को ही रद्द कर दिया जिसमें अडानी समूह ने स्मार्ट मीटर्स के लिए बोली लगाई थी और यह माना गया था, हालांकि इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम शायद अदालत में उपभोक्ता फोरम में शिकायत भी की गई थी। अडानी की बोली सबसे कम थी, लेकिन इस टेंडर में कई सारे और समस्याएं थी जिससे उसको रद्द कर दिया गया। संकेत या तार जोड़े गए अडानी समूह के साथ ताजे घटनाक्रम के साथ। तीसरा और महत्वपूर्ण वजह थी वो बांग्लादेश के साथ अडानी समूह का बिजली करार है, जिसमें झारखंड गोड्डा के एक संयंत्र से अडानी समूह के संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली दी जानी। अडानी समूह की तरफ से ऐसे स्पष्टीकरण सामने आए कि इस करार पर कोई रिव्यू नहीं हो रहा है, इस पीपीए पर कोई दोबारा काम नहीं हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार को इसकी लागत में, बिजली की लागत में कमी की अपेक्षा है, जिस पर बात की जा रही है, क्योंकि जिस कोयले की लागत ऑस्ट्रेलियन कोयल के आधार पर तय की गई थी, उसके आधार पर बांग्लादेश को ये बिजली महंगी पड़ रही है। फिलहाल सरकार ने पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि ये कंपनी और अडानी के बीच का लेनदेन है, बांग्लादेश और अडानी समूह के बीच का लेनदेन है, वो उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो सरकार की दृष्टि से इस पूरे मामले में एक किस्म की दूरी बनाने की कोशिश की गई। हालांकि संसद में इसमें दूसरी तरफ से इसकी जांच की मांग
चल रही है। तो ये हुआ सरकार का पक्ष, और अब लगता है कि सरकार की तरफ से बड़े बयान अडानी समूह पर नहीं आएंगे, बल्कि नियामकों की तरफ से ये से चीज़ें दिखाई देंगी। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से बैंकों से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुछ और भी चीज़ें निकल कर आई जिन्हें हम इस कार्यक्रम में के अगले हिस्से में आपसे के सामने लाएंगे। बिल्कुल, खबर यह भी थी कि कंपनी का जो मंत्रालय है, कंपनी कार्य मंत्रालय, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच कंपनी की कर रहा है। सर, अब जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि इस हफ्ते कंपनी के नतीजे आने, इस पूरे घटनाक्रम की रोशनी में कंपनी के नतीजे आएंगे, उनको किस तरह देखा जाएगा, किस तरह लिया जाएगा? अडानी के समूह के कई नतीजे, महत्वपूर्ण नतीजे शायद इस हफ्ते आएंगे। अडानी पोर्ट्स का, अडानी ट्रांसमिशंस का और अडानी की बाकी कंपनियों का। दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण, शायद बाजार का, शेयर बाजार का सेंटिमेंट बेहतर करने में, या अडानी स्टॉक्स का सेंटिमेंट बेहतर करने में इन नतीजों का कुछ असर दिखाई दे। हालांकि बाजार आज भी टूटे हुए थे, लेकिन से अडानी पोर्ट्स इसका नतीजा शायद तत्कालिक तौर पर आने वाला है इसी हफ्ते, तुरंत सबसे पहला नतीजा वही होगा, और इसलिए हमने अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में आज एक ठीक ठाक मूवमेंट भी देखा बाजार में। इसको देखते हुए इन नतीजों के जरिए अडानी समूह अपने कामकाज, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानकारी देगा, पर ये देखना होगा कि नतीजों के साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का क्या असर कंपनी के पर दिखाई देता है। शेयर बाजार को राहत देने की दृष्टि से अभी ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है पिछले 12 दिनों में, जिससे कि शेयर बाजार में अडानी के निवेशकों को कोई बड़ी राहत मिल सके। नतीजे कितनी राहत देंगे ये देखना होगा, लेकिन शेयर बाजार में शायद थोड़ा सा मूवमेंट अडानी समूह के स्टॉक्स में आने वाले समय में इन नतीजों के संदर्भ में दिखाई देगा। उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और हम आपको के पास उन नतीजों का क्या असर हो उसे लेकर आएंगे। सर, अब सबसे अहम सवाल ये कि अडानी समूह की जो आगे की परियोजनाएं, बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थीं, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में अडानी दिखते थे, उन पर क्या असर पड़ेगा ऐसे समय में जब एक तरफ कर्ज लौटाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ नया कर्ज मिलने में मुश्किल कम से कम बॉन्ड मार्केट में तो आ ही रही है। यहाँ से जिस दुष्चक्र की हम बात कर रहे हैं, जो विशेष साइकिल है, वो शुरू होता है। एक बड़ी कंपनी हमेशा अपनी संभावनाओं के आधार पर ही अपने शेयर की कीमत तय करती है, अपनी संभावनाओं के आधार पर ही निवेशकों को जोड़ती है, और वो निवेशक आने वाली परियोजनाओं की संभावनाओं को देखते हुए उसमें निवेश करते हैं। अब ये पूरा पहिया फंस गया है। फंस इसलिए गया है क्योंकि अडानी समूह के पास बहुत बड़ा हिस्सा अपनी परियोजनाओं का कर्ज के तौर पर था। कंपनी के पास करीब 1.81 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज, जैसे मान लें तो $22 बिलियन के आसपास का कर्ज, एक बड़ा हिस्सा इसमें फंस गया है। और दोनों तरफ से शेयर बाजार में भी कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट के कारण सेंटीमेंट खराब है, बॉन्ड बाजार की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बॉन्ड बाजार में समस्याएं ज़्यादा गहरी हैं। आप लगातार हर दूसरे तीसरे दिन सुन रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक अडानी के शेयरों को मॉर्गेज करने में या उन्हें उनके बदले कर्ज देने में मना कर रहे हैं। और यहाँ से अडानी समूह की 3, 4, 5 बड़ी परियोजनाएं, उसमें खासतौर पर तात्कालिक तौर पर जो एयरपोर्ट्स की परियोजनाएं हैं, उन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये माना जा रहा है अडानी समूह ने सबसे बड़ी जो बिड अभी लगाई थी वो एयरपोर्ट्स को लेकर थी, जिसमें 5 एयरपोर्ट्स में अडानी समूह को उसके मॉडर्नाइजेशन में निवेश करना है। उन 5 एयरपोर्ट्स को में निवेश के लिए अडानी समूह फंड कहाँ से लेकर आएगा ये पता नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा कि आईपीओ की असफलता की संभावनाओं को आंकते हुए इस समूह के अधिकारी ये कह चुके हैं कि अगर एफपीओ सफल नहीं हुआ तो कंपनी की आने वाली परियोजनाओं पर असर पड़ेगा, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने थे उसका एक हिस्सा नई परियोजनाओं में जाना था, और वो एफपीओ असफल हो गया, उसे रद्द कर दिया गया। यहाँ ऐसी परिस्थिति में चूंकि अडानी समूह की अधिकतर परियोजनाएं शुभम डेट फाइनेंस कर्ज फाइनेंस है, ज्यादातर परियोजनाओं के लिए बहुत लंबी अवधि की, और वो सब लंबी अवधि की परियोजनाएं हैं। यहाँ जब पूरी साख की समस्या हो तो चाहे वो भारतीय बैंक्स हों या वो विदेश के बैंक्स हों, वो किसी भी स्थिति में नई परियोजनाओं के लिए या मौजूदा कर्ज को आगे बढ़ाएंगे, इस पर शक है। और इसलिए मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में पिछले हफ्ते कहा था कि कंपनी को अपनी परियोजनाओं और कैपेक्स के लिए नए कर्ज लेने में मुश्किल होगी। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अडानी समूह को अपनी कैपिटल स्पेंडिंग में कमी करनी होगी, क्योंकि 20,000 करोड़ का तो एफपीओ खत्म हो गया, और इसके अलावा कंपनी के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी सामने आ रही, जिस मैच्योरिटी को उससे निपटने के लिए कंपनी को और ज़्यादा कैश फ्लो की या बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले निगाह रखिएगा आप कंपनी के एयरपोर्ट प्लान के ऊपर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह, यहाँ सबसे ज़्यादा निगाहें हैं। कंपनी ने जयपुर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, गुवाहाटी और मंगलुरु यहाँ काफ़ी ऊंची बोलियां लगाई थी। जयपुर में 174 रुपए का पर पैसेंजर रेवेन्यू
कंपनी ने कमिट किया था, जो उसका नियरेस्ट राइवल था उससे वो 155 रुपए के रेवेन्यू पर थी। तिरुवनंतपुरम में भी काफ़ी ऊंची बोली लगाई थी अडानी ने, अहमदाबाद में, मंगलुरु में, लखनऊ में और गुवाहाटी में काफ़ी बड़ी बोली लगाई थी। क्योंकि कोविड के कारण एक डेढ़ साल इन प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो सका, तो यहाँ बड़े नए निवेश की ज़रूरत है। निगाह इस पर रहेगी कि अडानी समूह इन परियोजनाओं में निवेश कर पाता है कि नहीं, और इसके अलावा और भी लंबित परियोजनाएं सामने हैं। सर, बात क्योंकि आपने कर्ज की कही है कि चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, कर्ज को लेकर बड़ी दिक्कत आएगी। चलिए, नई परियोजनाएं तो एक बार को रोकी जा सकती हैं, लेकिन जो कर्ज चुकाने हैं उनको लेकर कितनी बड़ी समस्या दिख सकती है? अब यहाँ से दो महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं। एक बात शुभम ने आपको अपने खबर की तरफ ले जाते हुए बताई थी कि भारत के बैंकों ने कहा है कि उनका 12,500 करोड़ रुपए के आसपास का जो कर्ज है, उसे जो अभी सैंक्शनड कर्ज है उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। पहली चीज़ तो में देखें कि शुभम जो करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के जो कर्ज के ऑब्लिगेशन हैं, जो अडानी के नंबर से बैलेंस शीट में दिखते हैं, उनमें से जो इमीडिएट रीपेमेंट और ऑब्लिगेशन अगले 6 महीने के हैं वो 2467 करोड़ रुपए के, जो तत्काल पेमेंट्स अभी अगले महीने में करने। और कर्ज के संदर्भ में ध्यान रखना जरूरी है कि कर्ज ही सबसे बड़ा मर्ज है अडानी समूह का, यही सबसे बड़ा मर्ज है, जिसके कारण ये समस्या पिछले साल से अलग अलग रिपोर्ट्स में आई थी, फिर उसके बाद कंपनी के वैल्यूएशंस के सवाल आए थे, और आज भी पिछले 3-4 दिन से अगर आप सारी प्रक्रिया देखें तो सारा घटनाक्रम कंपनी के कर्ज की साख, उसके बॉन्ड्स की रेटिंग, उसकी रैंकिंग और कर्ज चुकाने की कोशिशों के आसपास टिका हुआ है। करीब 2024-25 में 3 बड़े बॉन्ड्स कंपनी को जिनका भुगतान कराना है वो 15,600 करोड़ रुपए के हैं। इन बॉन्ड्स का भुगतान भी कंपनी को करना है। हमने आपको अपने पिछले अडानी समूह के किसी पर चर्चा के एपिसोड में बताया था कि कंपनी के ज़्यादातर बॉन्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, 2-3 साल के बॉन्ड्स हैं। इन परिस्थितियों में, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये जो चर्चा अब निकल कर सामने आई और शायद सेबी के आरबीआई के जो घटनाक्रम था उसके आधार पर, आरबीआई ने जो घटनाक्रम किया उसके आधार से पता चला है शुभम कि बैंकों की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया। बैंकों ने ये कहा, भारत के बैंकों ने, कि उनका एक्सपोजर सुरक्षित है, उनके टोटल लोन पोर्टफोलियो में अडानी का एक्सपोजर सीमित है। ये बात सही है क्योंकि बैंकों के पास और भी बहुत सारे लोन हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि 11,574 करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड लोन भी हैं जो अडानी समूह जो बैंकों से अडानी समूह ने ले रखे हैं या पाइपलाइन में। इन अनसिक्योर्ड लोन को क्या बैंक रिकॉल करना शुरू करेंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया की 2 बड़ी एजेंसियां मूडीज और S&P अडानी समूह के बॉन्ड्स को लेकर अडानी समूह की साख को लगभग डाउनग्रेड करके या आउटलुक को चेंज कर चुकी। फिच ने बरकरार रखी है अडानी समूह की रेटिंग। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉन्ड बाजार में अडानी समूह की साख को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, देनदारी को लेकर। ऐसी स्थिति में जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उनका क्या होगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो अगर आप करीब से देखें तो ये बड़ा प्रेशर पॉइंट होने वाला है अडानी समूह के लिए अनसिक्योर्ड लोन का, कि इसे कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या अडानी समूह इसका ये अनसिक्योर्ड लोन वापस कर पाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें आने वाले समय में दिखाई देगी कैपेक्स प्लान को लेकर या बाकी निवेश को लेकर, कि कितनी ऐसी सरकारी परियोजनाएं हैं जिन सरकारी परियोजनाओं में अब सरकार के साथ अडानी समूह आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत सारी आने वाली परियोजनाएं। आंकड़ा यह है कि अडानी समूह के पास बॉन्ड्स के तौर पर शुभम करीब इस समय हर तरीके की बारोइंग उपलब्ध है। जो पूरा एक्सपोजर है अडानी समूह का, उस एक्सपोजर में रूपी बॉन्ड्स भी हैं, उसमें विदेशी मुद्रा बॉन्ड भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बारोइंग्स भी हैं, हम आंकड़ा देख रहे थे, और इसके अलावा इंटर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती अब अगले 5-6 हफ्तों के अंदर ये दिखाई देगी कि क्या जो देनदारियां आ रही हैं उन्हें चुकाया जा सकता है कि नहीं, और उस एक देनदारी को चुकाने की कोशिश आज अडानी समूह की तरफ से की गई, जिसमें वो सबसे पहले शेयरों के बदले जो कर्ज लिए गए उन्हें वापस किया जा रहा है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ से समय बेहद चुनौतीपूर्ण शुरू होता है कर्ज को लेकर। और पूरा का पूरा एम्पायर, पूरा कारोबारी प्लान, चूंकि लॉन्ग टर्म परियोजनाएं हैं, इनको आप इक्विटी से नहीं चला सकते, तो ये सारी की सारी परियोजनाएं कर्ज पर केंद्रित थी। चलिए, तो ये थी हमारी आज की अडानी की कवरेज। अब आगे बढ़ते हैं और समय हो गया है मनी सेंट्रल झटपट का।
भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। जनवरी के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में करीब 29,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जो 7 महीने में सबसे ज्यादा मासिक बिकवाली है। इसके बाद फरवरी के पहले 3 दिन में एफपीआई की ओर से 5700 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे गए। कुल मिलाकर देखें तो इस साल फरवरी तक यह आंकड़ा 35,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। दुनिया भर के टेक स्टार्टअप की वैल्यूएशन में आ रही गिरावट के चलते सॉफ्टबैंक की ओर से तीसरी तिमाही में खराब नतीजों की आशंका है। कंपनी की ओर से मंगलवार को नतीजे जारी किए जाएंगे। नतीजों के बाद निवेशकों की अर्निंग कॉल में इस बार सॉफ्टबैंक के संस्थापक मायोशी सन नहीं होंगे। ऐसा पहली बार होगा इतिहास में जब सन नतीजों के बाद निवेशकों के सवालों के जवाब नहीं देंगे। सन की गैर मौजूदगी में निवेशकों के सवालों के जवाब कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर योशिमित्सु गोटो देंगे। सर, इन दोनों खबरों में से किसी पर आपकी टिप्पणी? विदेशी निवेशकों की बिकवाली तेजी से और बहुत ताकत के साथ वापस लौटी। जो आंकड़े अभी हमें दिखाई दे रहे हैं इस महीने के और फरवरी की शुरुआत में भी, और इसका असर हमें आज रुपए की कीमत पर तेजी से दिखाई दिया। रुपया काफ़ी तेजी से टूटा और अब 82 से 70 के आसपास है। पिछले लगभग 2 हफ्तों में हमने रुपए में अपेक्षाकृत मजबूती देखी थी, विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी देखी थी, लेकिन अब रुपए में तेज गिरावट आई है। और यहाँ से जो बात महत्वपूर्ण जानने के लिए है हमारे लिए कि भारतीय शेयर बाजार की जो प्रमुख कंपनियां, उनके साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है माहौल के तौर पर। एक तो अडानी समूह के कारण बाजार का पूरा सेंटिमेंट खराब है। हालांकि बैंकों के नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाकी गाइडेंस जो आ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रो पिक्चर की बड़ी तस्वीर के, वो भी अच्छे नहीं है। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशकों की बिकवाली अगर बढ़ी तो उसका दबाव हमें रुपए पर दिखाई देगा, और उसका संकेत हमें आज रुपए की कीमत में अचानक तेज गिरावट के तौर पर मिला है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे, लेकिन 2 बजे आपको जुड़ना है मनी 9 के साथ हेलो मनी 9 में। कल हेलो मनी 9 में दिन है इंश्योरेंस का। आपके बीमा से जुड़े जो भी सवाल हैं, इन बजट के बाद अगर बीमा से जुड़े आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं, बजट से पहले आपने कोई पॉलिसी खरीद रखी है, ये समय है पॉलिसी की रिन्यू कराने का। तो रिन्यू से जुड़े अगर कोई सवाल हैं, बीमा से जुड़ी आपकी कोई भी ज़रूरत अगर है, तो आप कल सवाल पूछिए। 9311211874 इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं। money9query@tv9.com, इस पर आप अपना मेल कर सकते हैं। अपना नाम, उम्र, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, अपना सवाल ज़रूर भेजिए। अगर आप मेल कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि तभी हमारी टीम आपसे बात कर पाएगी और आपकी बात हमारे एक्सपर्ट से करा पाएगी। कल मनी 9 में बीमा का दिन, बीमा से जुड़े सवाल भेजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कमोड